बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर एक रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके लिए। पहले हम जूम पे लेक्चर ले रहे थे क्योंकि कल जिस टाइम आपकी क्लास है एट दैट टाइम मुझे कोई कहीं पे जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात के पहर आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ और कल यूट्यूब पे आपका जो टाइम है, जब कल आप देख रहे होंगे तो उस टाइम पे ये ऑन एयर हो जाएगा। इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ओहम्स लॉ मींस किसी मेटल की बात करें हम, तो मेटल में जब करंट फ्लो करता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वहां पे रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पे मूव करता है और किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है विच इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स कैन बी रिटन एज F इक्वल्स ma, और हमें पता है F को मैं लिख सकता हूँ ma, और a इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा हमें पता है कि मोमेंटम जो कि mv है दैट इज इक्वल होता है एच कट के। मैं चाहूँ तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल के एच कट के ओवर m, ये वाली वैल्यू में अगर यहाँ पे इंसर्ट करूँ बेटा इट विल यील्ड एच कट डी के ओवर डी टी वाला। तो इक्वल होगा लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये एसआई यूनिट होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है क्यू ई के, और जो मैग्नेटिक फोर्स है एसआई यूनिट में लिख रहा हूँ क्यू इंटू वी क्रॉस वी के। लेकिन अगर सीजीएस में लिखूंगा जैसा कि इन्होंने लिखा है, देन आई विल डिवाइड क्यू बाई सी। तो अभी हमें पता है कि इन दोनों को सम करना करेंगे तो लॉरेंट्ज फोर्स आएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है क्यू ई, क्यू क्या है माइनस ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव में है। इस तरह माइनस ई इलेक्ट्रिक फोर्स में भी आना है और माइनस ई मैग्नेटिक फोर्स में भी आना है। इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज ई प्लस वन ओवर सी वी क्रॉस बी। लेकिन याद रखिएगा 1 over c is only due to the CGS system। अगर ये ऐसे ही सिस्टम में लिखता सिंपल में v क्रॉस b लिखता। बेटा ये फोर्स है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स में मूव करेगा, लेट्स फोर्स इसकी हमने बात की थी। दिस इज अ फर्मी स्फीयर। अगर हम देखें तो इसमें ये फर्मी स्फीयर है और अपनी ग्राउंड स्टेट पे है। ये इसमें के स्पेस है, ये के एक्स के वाई। एट टाइम t इक्वल्स 0 अभी आपने कोई इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर प्रोवाइड नहीं की, इट इज एट इट्स ग्राउंड स्टेट। लेकिन बेटा जो ही आप इसके ऊपर कोई लेट्स फोर्स, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड b 0 है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड की है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। और वो जो फर्मी स्फीयर है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा, और वो उसका जो वो ओरिजिन है, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन से डिस्प्लेस हो जाएगा। देख सकते हैं पहले इसका सेंटर ओरिजिन पे था, नाउ इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। अब ये डिस्प्लेस हो गया है। अब ये कितना डिस्प्लेस हुआ है ये हमने देखना है। बेटा इसकी हमने बात की थी कि हमें पता है कि अगर हमने फोर्स निकालनी है, लेट्स सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ में ही, अगर मैं फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाहूँ तो फोर्स क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम p ओवर t, और यहाँ से p को लिखा जा सकता है ft। p इक्वल्स ft और p है क्या, h कट k था ना, लेकिन जब ये डिस्प्लेस हुआ तो k चेंज हुआ, तो p मेरे पास आ गया एफ टी के इक्वल, और p क्या है h कट डेल्टा k इक्वल्स एफ टी, क्योंकि k अब चेंज हो रहा है
तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आएगी, एफ टी ओवर एच कट। तो ये वो अमाउंट है जितनी अमाउंट में ये के स्पेस जो है ये डिस्प्लेस हुई है। अब अगर बेटा इसे हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, इसकी सेटिंग, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, एफ टी ओवर एच कट, एफ टी ओवर एच कट कहता है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल फर्मी बाय डेल्टा के। डेल्टा के 4 फर्मी जो है वहां से डिस्प्लेस हो गया। तो जो टोटल मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, मोमेंटम एच कट डेल्टा के होगा ना, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इफ दे आर n इलेक्ट्रॉन्स देन टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, n एच कट डेल्टा के, n एच कट डेल्टा के। ये आप वैल्यू देख सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेफिनेटली जब मोमेंटम बढ़ा है तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ गई है, और वो कितनी बढ़ी है, इतनी बढ़ी है। एनर्जी स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, और आप इसकी काइनेटिक एनर्जी देख सकते हैं। एनर्जी होती क्या है, ई स्क्वायर ओवर 2m। कितना मोमेंटम बढ़ा, एन एच कट डेल्टा के, ठीक है। तो एच कट डेल्टा के का मैं स्क्वायर लूंगा क्योंकि ये पी है, एन एच का डेल्टा के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये जो है टोटल इंक्रीज इन एनर्जी आ जाएगा, ये जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की है। अब बेटा ये वही वैल्यूज हैं जो हमने पहले उधर लिखी हैं। डेल्टा के की वैल्यू अगर आप चाहें तो ई स्मॉल ई कैपिटल ई को आप एफ भी लिख सकते हैं, माइनस एफ टी ओवर एच कट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि बीच में ही जीरो ले लिया। तो बेटा ये आ गई हमारे पास वैल्यू डेल्टा के की, चेंज इन मोमेंटम की, चेंज इन के की वैल्यू आ गई, और चेंज इन के की वजह से मोमेंटम की वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हुई है। और क्वेश्चन ये है कि किस तरह की जो है वो रेजिस्टेंसेस का सामना है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो बेटा असल में होता क्या है, लिखता है कि बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज होती हैं, लेटिस इम्परफेक्शंस होते हैं, या फोनॉन्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, द डिस्प्लेसमेंट displaced sphere may maintained in steady state in an electric field, वो steady state में रह सकता है और इन collisions की वजह से। if the collision time is tau, the displacement of Fermi sphere in steady state is given when small t is equal to capital T, यानी collision time की ही equal time हो, तो बेटा तो जो उसमें वेलोसिटी, इंक्रीमेंटल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी बढ़ी है, दैट इज गिवन बाय बेटा वी ऑल नो दैट कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, मोमेंटम है, वो इक्वल है होता है एम वी के, और हमारे पास अगर मोमेंट चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो डेल्टा एच का टीचर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई विल लेफ्ट विद एच कट भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस ई कैपिटल ई टी, ये चेंज इन मोमेंटम। बेटा इससे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयर इज अ स्पेस कि दिस इज एम वी। तो ये एच का टीचर मल्टीप्लाई हो तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, तो क्या आएगा, माइनस ई टी, इसमें वी वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं अकेला वेलोसिटी लेना चाहता हूँ तो माइनस ई कैपिटल ई टी डिवाइडेड बाई एम, आई कैन राइट दिस है। तो वी की वैल्यू कुछ ही आई। अब करंट डेंसिटी इक्वल होता है एन क्यू वी की। बेटा करंट डेंसिटी मुराद है करंट पर यूनिट एरिया। अगर आप एन क्यू और वी, जो इसमें स्मॉल एन है ना, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके यूनिट्स होंगे पर मीटर क्यूब के, और क्यू का यूनिट होगा कूलम का, और एम का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अगर आप इन्हें यूनिट्स निकालेंगे तो बेटा ये यूनिट्स आएंगे एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, आप इसे करके देख सकते हैं। तो वैसे
करंट डेंसिटी इज गिवन बाय एन क्यू वी, और बेटा यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू लिखूं और मेरे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आएगी v, ये आपके पास है एन ई स्क्वायर टाउ ई ओवर व्हेन स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो ये स्मॉल टी की यहाँ पे कैपिटल टी लिख सकता हूँ, टाउ ई ओवर एम। बेटा दिस इज द करंट डेंसिटी। अगर आपने करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, सॉरी करंट डेंसिटी की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर ली है, तो बेटा अब आप ओहम्स लॉ लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू जे इक्वल्स सिग्मा ई, और यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे, डेट विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वायर ओवर टाउ ओवर एम। अगर बेटा इसी को मैं का रेसिप्रोकल लूँ तो रेजिस्टिविटी आएगी, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। ओके बेटा, ये वो है जो हमने कल पढ़ा और उससे आज रिव्यू किया। इसी तरह अगर हम देखना चाहें तो अगर मैं मीन फ्री पाथ लेना चाहता हूँ तो एस इक्वल्स वी टी होता है बेटा। मीन फ्री पाथ दो कोलिजन्स के दरमियान टाइम, तो दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। दो कोलिजन्स के दरमियान टाइम क्या है, टाउ, और वी फर्मी वेलोसिटी मीन्स ये हमने सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लेनी है जो फर्मी लेवल पे हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन उन्हीं का कोलिजन होता है और वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। बेटा ये था आज का जो हमने पीछे लेक्चर पढ़ा है उसका रिवीजन था। अब बेटा हम बात करते हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी। तो बेटा अब हमने देखना है कि ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज थी कंडक्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की, आप देख सकते हैं ये आपकी बुक है चार्ल्स किटल वाली। अब एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, अब ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की हम बात करते हैं। लेट्स सपोज बेटा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की थी और फर्मी स्फीयर डिस्प्लेस हो गया था। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली फर्मी स्फीयर जो है वो रिगेन करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को और वापस आएगा। तो बेटा द रेट ऑफ दी जब वापस आएगा तो यहाँ पे लिखता है बेटा, ये कहता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, electrical resistivity of most metal is dominated at room temperature by the collisions of conduction electrons with the lattice phonon। कहता है ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, ये जो इसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी, इसके दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म ये है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन होती है, कोलिजन्स होती है फोनॉन्स के साथ, लेटिक्स फोनॉन के साथ, और दूसरा इसमें मैकेनिज्म ये है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग होती है या कोलिजन होती है विद इम्परफेक्शंस ऑफ द क्रिस्टल, पॉइंट डिफेक्ट्स, कोई लेटिक्स वैकेंसी वहां पे कोई खाली पड़ी है तो वो स्कैटरिंग सेंटर के तौर पे बिहेव करते हैं। तो लिखता है लेकिन एट रूम टेम्परेचर जो डोमिनेंट प्रोसेस है वो है कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद लेटिक्स फोनॉन, और एट वेरी लो टेम्परेचर इसने उसे 4 के लिखा है, जो तकरीबन -269 डिग्री सेल्सियस इक्वल है एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, जो लिक्विड हीलियम का भी टेम्परेचर, बाय कोलिजन विद इम्प्योरिटी एटम्स एंड मैकेनिकल इम्परफेक्शंस इन दी लेटिक्स। कहता है कि एट हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी मैकेनिज्म क्या है कि ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है फोनॉन्स के साथ, एंड एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है विद इम्प्योरिटी एटम या इम्परफेक्शंस इन लेटिक्स, क्रिस्टल लेटिक्स, उसके साथ वो पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, वो वैकेंसी पोजीशन हो सकती है, वहां पे पड़ी हुई वैकेंसी साइट हो सकती है जो वेकेंट हो, वेकेंट साइट हो सकती है। कहता है दी रेट्स ऑफ दीज कोलिजन्स आर ऑफन इंडिपेंडेंट टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन, so that if the electric field were switched off, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे, the momentum distribution would relax back to its ground state, वही बात जो अभी मैं
पहले कर रहा था, विद द नेट रिलैक्सेशन टाइम क्या आएगा इसमें कि नेट रिलैक्सेशन टाइम है कि टाउ, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 ओवर टाउ इक्वल्स 1 ओवर टाउ एल प्लस 1 ओवर टाउ आई। बेटा अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे ये दोनों बातें सीखनी है। टाउ एल, एल स्टैंड फॉर लेटिक्स, लेटिक्स रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द लेटिक्स जो कि फोनॉन से रिलेटेड है, इसे हम कहते हैं कि, और टाउ आई जो है वो इम्प्योरिटी एटम्स से related imperfection of the crystal से, तथा where tau L and tau I are the Euclidean times for scattering by phonons, phonons relate करते हैं tau L को, lattice, L stands for lattice and I stands for impurity, and tau I क्या है, Euclidean by impurity imperfections रिस्पेक्टिवली। इम्परफेक्शन में इम्प्योरिटी एटम्स भी हो सकते हैं बेटा, पॉइंट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, आपने पढ़े हैं सभी। हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी के दो मेजर मैकेनिज्म है, एक तो इम्परफेक्शन है क्रिस्टल में, दूसरा जो फोनॉन के साथ इंटरेक्शन है, तो लिहाजा जो रेजिस्टिविटी आएगी इसमें दोनों फैक्टर्स आएंगे, रो एल लेटिक्स का ये जो फोनॉन से रिलेटेड है, और रो आई जो कि आपकी इम्परफेक्शन जो इम्प्योरिटी के एटम की फॉर्म में हो सकती है या किसी और इम्परफेक्शन या डिफेक्ट की फॉर्म में पाई जाती है। तो बेटा हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी दो चीजें इसमें काम करती हैं, एक तो फोनॉन के साथ इंटरेक्शन, दूसरा इम्परफेक्शन के साथ इंटरेक्शन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का, ये दीज लीड्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी इससे हमें पता चलता है। अब बेटा कहता है कि ऑफन रो एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, जो रो एल है ये नॉर्मली डिफेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि डिफेक्ट्स की तादाद कम हो, लेकिन अगर डिफेक्ट्स ज्यादा होंगे तो इट विल डिपेंड ऑन डिफेक्ट्स। और जो रो आई है, रो एल डिफेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, और जो रो आई है ये नॉर्मली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इसकी जो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन बेटा वो होती है जो एम्पेरिकल फार्मूला जो ऑब्जर्वेशन से हो, जिसमें कोई मैथमेटिकल रूल हमारे पास ना हो, उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। तो ये मैथिसन्स रूल, मैथिसन ने इसे ऑब्जर्व किया था और इसे मैथिसन रूल्स कहते हैं। इसके लिए ये फिगर दी है, यही है, इसमें आप देखें कि ये रेजिस्टेंस ऑफ पोटाशियम बिलो 20 के, तो पोटाशियम की रेजिस्टेंस है 20 के से कम। आप देख सकते हैं कि पोटाशियम 20 के से अब कम टेम्परेचर करते जा रहे हैं तो पोटाशियम की रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, लेकिन देखें कि है तो पोटाशियम है ना, तो सेम मटेरियल है। तो अगर हम लोग देखें कि ये सिर्फ रेजिस्टिविटी अगर डिपेंड करती उस पे टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर तो एक जितना है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की रेजिस्टिविटी सेम नहीं है, मुख्तलिफ है। इसका क्या मतलब है कि ये टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर जो कि फोनॉन की इंटरेक्शन की वजह से रेजिस्टिविटी आनी थी, उसके साथ साथ यहाँ पर जो लेटेक्स की परफेक्शन है वो भी बड़ा वाइटर रोल प्ले कर रही है बिलो 20 के एट वेरी लो टेम्परेचर, नॉट एट वेरी हाई टेम्परेचर। बेटा दिस इज नोन एज मैथिसन्स रूल, ये इसका एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन था। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज भी लिखता है कि जीरो के तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। देन अब देखिए कि यहाँ तक तो डाटा है, ये डाटा भी है, ये भी है, लेकिन इसके बाद डाटा नहीं है, ये डैश लाइंस है। ये बेटा हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, क्यों किया? क्योंकि जीरो के तो हम अचीव नहीं कर सकते, तो एक्स्ट्रापोलेटेड है। तो जीरो के पे जो रेजिस्टिविटी है हम कहते हैं रेजिडुअल रेजिस्टिविटी, और जो रेजिडुअल ये जो दोनों कर्व्स हैं, these two curves are extrapolated to the residual resistivity। बेटा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी रेशियो। रेजिस्टिविटी रेशियो ये क्या होता है? हमने किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है उसकी रेशियो को लेते हैं टू दी रेजिस्टिविटी एट 0 के, तो इसे हम रेजिस्टिविटी रेशियो कहते हैं, जिससे हम मटेरियल की रेजिस्टिविटी को कैटेगराइज करने के काम में इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है बेटा, ये आज का हमारा लेक्चर है, इसे आप लोग पढ़ें। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हम क्लैप स्कैटरिंग की बात करेंगे, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे। बेटा इसे अगर आप लोग पढ़ेंगे, जो जितना चैप्टर हमने पढ़ लिया है, और तो फिर नेक्स्ट पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है बेटा, आप लोग टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।